आज मैं आपको एक बहुत सुपर ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, सुपर से भी ऊपर का ट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जेईई मेंस में और नीट में और एडवांस में और एम्स में। आपको बोलता है किसी इक्विवेलेंट कंपाउंड के अंदर कैसे निकालोगे नंबर ऑफ लोन पेयर, कैसे निकालोगे बॉन्ड पेयर। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको कंडीशन CH3 और COCH3 बोलेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट। बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको सिग्मा बॉन्ड निकालना हो, पाई बॉन्ड निकालना हो, बड़ा मुश्किल होता है। स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हो, फिर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हो। मैं आज के बाद आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2 सेकंड के अंदर बिना आपका डायग्राम बनाए, बिना स्ट्रक्चर बनाए, आप किसी का भी जो है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सुपर ट्रिक लिख रहा हूँ, सुपर ट्रिक टू कैलकुलेट क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर। लिख रहा हूँ सुपर ट्रिक टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर। किसी भी कंपाउंड में आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और लॉन पेयर को कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे समय बचेगा। हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर दिखता है इसके ऊपर हर एक साल, ईच एंड एवरी ईयर, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई मेंस हो, हर एक साल क्वेश्चन दिखाई देता है आपको स्ट्रक्चर बेसिस पे। चाहे सिग्मा बॉन्ड पूछे, पाई बॉन्ड पूछे, लॉन पेयर पूछे, हाइब्रिडाइजेशन पूछे, सारा मामला इसी से है। मैं आपको अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जरा समझना ध्यान से, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको बॉन्ड एंगल निकालने में हेल्प होगा। बॉन्ड एंगल निकाल लेंगे आप अगर, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने में हेल्प होगा। बहुत सारी चीज़ों में आपको ये चीज़ें हेल्प करेगा। तो आप देखिए कैसे इसका सुपर ट्रिक कैलकुलेट करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा देखना ध्यान से आप लोग। लिख रहा हूं, अगर आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है, सबसे पहला कंडीशन, नंबर 1 ट्रिक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे। बहुत आसान है सर, स्ट्रक्चर बनाएंगे और काउंट कर लेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्यों जरूरत नहीं है आपको स्ट्रक्चर बनाने की, मैं आपको बताऊंगा बिना स्ट्रक्चर बनाए कैसे आप सिग्मा बॉन्ड निकाल लोगे। जैसे देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल बता देता हूं, लेकिन एग्जांपल में जाने से पहले फार्मूला बता देता हूं। फार्मूला आपको क्या लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएटिव फार्मूला है मेरा। आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एटम में आपको -1 कर देना, आपको मिल जाएगा आंसर। जैसे मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ, मान लो आपके पास NH4 है, आपको पता नहीं चल रहा है कि सर NH4 प्लस में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। आपको क्या करना है, 5 एटम और 5 में 1 माइनस कर दो, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड आने जा रहा है। ये बात तय बात, बिल्कुल कोई नहीं काट सकता। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो। ओजोन की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको ओजोन की बात करूंगा मैं, तो ओजोन में बोलेगा सर कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सर ड्रॉ कर लेता हूं स्ट्रक्चर ना, बिल्कुल नहीं ड्रॉ करना आपको स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हम समझ जाएंगे नंबर ऑफ एटम 3 है और 3 माइनस क्या करेंगे आपको 1, मतलब निश्चित तौर पर आपको 2 सिग्मा बॉन्ड मिलने जा रहा है। बोलो क्लियर है। आप सोच रहे होंगे सर अगर कोई बड़ा कंपाउंड आ जाए, ले लो ना बड़ा कंपाउंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे बोल रहा है H3PO4 है, अगर आपको इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है, कैसे निकालोगे। ये 4 3 7 और 1 8 8 -1 बोले तो 7 सिग्मा बॉन्ड आप ड्रॉ करके देख लेना, गारंटी मेरी है। अब अगला कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं। अगर ऐसा कोई केस हो जाए जैसे साइक्लिक रिंग का केस हो, लिख रहा हूं, अगर साइक्लिक रिंग का केस हुआ तो साइक्लिक रिंग के केस में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में ऐसा भी आएगा, बेंजीन, बेंजीन के अलावा नेफ्थलीन, कोई भी साइक्लिक रिंग का केस अगर दिखता है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने का आसान तरीका है, आपको यहाँ पे सेम फार्मूला रखना है, नंबर ऑफ एटम -1, लेकिन प्लस नंबर ऑफ रिंग लेना आपको, नंबर ऑफ रिंग, बस इतना ध्यान रखना है। आप सोच रहे होंगे सर एक एग्जांपल बता दो फटाफट। जैसे मैं बेंजीन की अगर बात करता हूँ, बोलेगा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बेंजीन, तो नंबर ऑफ एटम कितने यहाँ पे दिखाई देंगे। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, मतलब 12 एटम है, और -1 और प्लस नंबर ऑफ रिंग कितना 1, मतलब 12 सिग्मा बॉन्ड होगा। एकदम बिना कुछ काउंट किया आपको आंसर मिल जाएगा। बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक मैं आपको देता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे ही। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ नेफ्थलीन, अगर आप नेफ्थलीन की बात करेंगे तो ये आपके पास कंडीशन बनता है नेफ्थलीन का केस, ये है नेफ्थलीन। अगर आप फार्मूला देखेंगे तो ये आएगा C10 और H8। अब जरा आप देखो कैसे निकालोगे सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है। 10 और 8 कितना हुआ है 18, टोटल एटम 18 है, तो 18 -1 और नंबर ऑफ रिंग 1 और 1 कितना 2, सो ये 19 सिग्मा बॉन्ड गारंटेड। आप चेक कर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा आज के बाद आपका, किसी भी कंपाउंड में आप सिग्मा बॉन्ड निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सेकंड कंडीशन आपको लिख रहा हूं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कैसे निकालेंगे आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विदाउट ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट केस, क्वेश्चन मार्क बनता है सर, बहुत टाइम लगता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, जेईई मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। आप टाइम मत लो,
सीधा एक फॉर्मूला मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को ध्यान रखो, सुपर ट्रिक। अगर आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है तो आपको क्या करना है, समेशन करना है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। लिख रहा हूँ समेशन ऑफ क्या, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम और इनटू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन -2 डिवाइडेड बाय 2 और +1। सीधा आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के अंदर। कैसे, देखो, जैसे मान लो एक सिंपल बात आपको बता रहा हूँ, C4H6 की बात करता हूँ। मान लो आपको बोल रहा है सर इसमें बताओ पाई बॉन्ड कितना होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा सीधा यहाँ से निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम निकालना आपको, यहाँ कितना है कार्बन, तो पहले कार्बन का निकालो, देन इसका इंडिविजुअल निकालना है। तो कार्बन का हो गया 4 और इनटू आपके पास आ जाएगा वैलेंशियल -2, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 टेट्रावैलेंट और -2 और ये प्लस दूसरे का भी लेंगे, इसका लेंगे, समेशन करना है ना आपको इंडिविजुअल एटम का। हाइड्रोजन का कितना है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम हाइड्रोजन का 6 और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 माइनस कितना 2, तो ये निकल गया समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इनटू वैलेंशियल -2 डिवाइडेड बाय करना आपको 2 + 1, सीधा बस ये 4 में 2 गया 2, ये हो गया 8 आपके पास और ये -1 हो गया, मतलब माइनस और प्लस ये हो जाएगा -1 × 6 -6, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन कितना 2 और +1, सो 2/2 हो गया। ये आपके पास कितना 1 + 1 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई बॉन्ड कितना आसान हो गया। मतलब निश्चित तौर पे C4H6 के पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रिक से पढ़ोगे, ट्रिक से अगर आप पढ़ते हो बहुत आसानी से आपका निकलेगा, समय सेव हो जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसा एग्जांपल C6 और ये लिख रहा हूँ H4। मान लो इसमें आपको पाई बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड अगर बताना है तेरे को कि कितना पाई बॉन्ड हो सकता है, मैंने बोला कि सम करना है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम का, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल का सम मतलब इसका प्लस इसका सम, तो ये हो गया आपके पास 6 और इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन टेट्रावैलेंट 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 मतलब टेट्रावैलेंट 4 -2 और प्लस, अब इसकी बारी है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 4 और ये हो जाएगा तेरे को कंडीशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कितना 1 और -2, तो 1 - 2 और अपॉन 2 और +1 आ जाएगा ये। तो ये आपके पास 4 - 2 मतलब ये हो गया 12, ये कंडीशन 12 बना और ये हो गया आपके पास -4 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 + 1, तो आपके पास ये हो गया 8 अपॉन 2 मतलब 4 + 1 मतलब 5 पाई बॉन्ड होगा, गारंटेड, बिल्कुल विदाउट एनी शक। बोलो क्लियर है? तो आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बता दिया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने का विदाउट स्ट्रक्चर ड्राइंग किए, ठीक है। एक और दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, एक और इसके ऊपर ट्रिक मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर अगर ऐसा केस हो कि किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो माय डियर स्टूडेंट्स एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है तो आप ऑक्सीजन को कभी भी पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने में मेरे ट्रिक से नहीं निकालेंगे। मतलब आप मेरे ट्रिक से अगर पाई बॉन्ड निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन को आप नहीं लेंगे पाई बॉन्ड में, बस इतना कंडीशन ध्यान रखना है। अब आसान है, कैसे लिखोगे पाई बॉन्ड, कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल आइटम का सम करेंगे, कार्बन कितना दिख रहा है 1 और कार्बन की वैलेंसी 4 - 2 और प्लस हाइड्रोजन दिख रहा है 3 और 3 इसकी वैलेंसी 1 माइनस क्या लिखोगे आप 2 प्लस हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 1 और 1 माइनस क्या लिखेंगे वैलेंसी 2 और अपॉन 2 + 1, बस सीधा निकल जाएगा आपका। ये हो गया 4 - 2 2 प्लस ये हो गया 3 और ये -1 ये हो गया माइनस कितना आपके पास, बोलो जल्दी बोलो, ये हो गया आपके पास -3। क्लियर? और इसके बाद आपके पास ये केस बच रहा है, ये आपके पास है कंडीशन -1 और अपॉन कितना 2 और ये हो जाएगा +1। अब यहाँ -4 मतलब माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, देखोगे तो ये अगर यहाँ देखोगे तो ये -3 और ये -1 मतलब -4 और ये केस आपके पास बचेगा, तो ये टोटल कंडीशन आपके पास 0 + 1 मतलब कितना आएगा 1 पाई बॉन्ड आएगा। तो बहुत आसान है इस तरीके से इसको प्रिडिक्ट आउट करना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, कहीं कोई वैसा परेशानी नहीं हो सकता। आपको टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम का सम देखना है। हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे मिस हो गया, अभी यहाँ लिख तो हमने दिया, ये कार्बन वाला कंडीशन हमने मिस कर दिया। यहाँ पे ये कार्बन का निकाला आपने, ये हाइड्रोजन का निकाला, एक कंडीशन आपने यहाँ मिक्स किया, हाँ यहाँ छूट गया एक कंडीशन। ये कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी कितना है, टोटल एटम 1 दिख रहा है और इसके बाद वैलेंस देखेंगे, अगर वैलेंसी तो 4 और -2 तो ये +2 आएगा यहाँ पे ना, तब ये कंडीशन 4 और -4 0 और अपॉन 2 ये 0 और +1 मतलब 1 पाई बॉन्ड आएगा। तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो सिग्मा और पाई बॉन्ड का केस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के बाद आप बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए किसी भी सिग्मा और पाई बॉन्ड का केस निकाल सकते हो। बहुत समय बचेगा, हमेशा आप मुझे थैंक यू बोलते रहेंगे, ऐसे आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। थर्ड रूल आपको बताने जा रहा हूँ, थर्ड ट्रिक, नंबर ऑफ लॉन पेयर कैसे निकालोगे। लॉन पेयर निकालने के लिए मैं बहुत आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। जैसे आपको एक कॉमन एग्जांपल अमोनिया से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
आपको सोच रहे होंगे सर अमोनिया में तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन फैमिली वाला है, अगर दूसरा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप समझ लो कंडीशन कैसे निकलेगा। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। ये नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन का 5 और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1। सो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। सो 5 माइनस 3 कर दो, आपको निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, एक ही तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितना आसान था देखा। जैसे मान लो HCF2 है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर आपको इसका लोन पेयर निकालना है तो लोन पेयर निकालने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जिनॉन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8 और ये मोनोवैलेंट है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी है इसकी 1 इंटू 2 माइनस 2, तो ये हो गया आपके पास कितना 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 3 लोन पेयर। बोलो क्लियर है। आप सोच रहे होंगे सर जरा इसका बताओ XeO2F2 रैंडमली आप किसी का भी बोलो, मैं किसी का भी आपको निकाल दूंगा तुरंत विद इन सेकेंड। आप कैसे निकालोगे देखो, ये सेंट्रल एटम जिनॉन है, आपको पता इनर्ट गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन है। बोलो क्लियर है। और ऑक्सीजन ये दोनों साइड एटम है, इसकी वैलेंसी कितने है बाइवैलेंट है 2। 2 इंटू 2 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन मोनोवैलेंट 1 होता है वैलेंसी, 1 इंटू 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो 1 लोन पेयर। देखो आसानी से कितना निकला, अदरवाइज आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते कितना टाइम लेता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे सर कोई एनायन का भी बताओ ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ Cl2O माइनस इसका निकालना है, थोड़ा कंडीशन आपको चेंज हो जाएगा। ये सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओगे जरा 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस है, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया भी ना। और उसके बाद ऑक्सीजन बाइवैलेंट है साइड एटम, और बाइवैलेंट मतलब 2 वैलेंसी 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन कर दो, तो 8 माइनस 4 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। इतना आसान ट्रिक्स सर पहले क्यों नहीं बताया, अभी देर नहीं हुई है। जरा देखना ध्यान से। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट। एक बात ध्यान रखना है कि सर अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हुई, तो आप जो भी एग्जाम्पल ले रहे हो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में माय डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ कंडीशन बताऊंगा थोड़ा सा डिफरेंट। कैसे देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हेलोजन होगा, यही होगा। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करना है, आपको करना है 1 इंटू, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ हेलोजन, बस 3 इंटू नंबर ऑफ हेलोजन। इतना करते ही आंसर मिलेगा। सोच रहे होंगे सर एक एग्जाम्पल भी बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लिखते हो एसिटाइल क्लोराइड, मान लो लिखे CH3CO और ये Cl, आपने ऐसा लिखा एसिटाइल क्लोराइड। अगर आपको बोलेगा कि इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होना चाहिए, बहुत सिंपल है। आप लिखेंगे क्या कंडीशन, नाइट्रोजन तो है नहीं तो 1 इंटू 0 प्लस ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 1, तो 2 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू हेलोजन आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे क्लोरीन 1 दिख रहा है, तो 3 इंटू 1, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2 और प्लस 3 मतलब कितना 5 लोन पेयर। अब 5 लोन पेयर देखोगे तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं CH3 और CO, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और ये Cl है 1 2 और 1 3, ये 5 लोन पेयर। कितना आसान तरीका था। अब इसी में बता रहा हूँ, जैसे मान लो आप एनिलीन लिखते हो, तो एनिलीन आपको पता है एनिलीन कैसे लिखते हैं हम लोग, यह है C6H5 और NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 को आप एनिलीन लिखते हो। अगर आप इसमें निकालना चाहते हो नंबर ऑफ लोन पेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो लिखेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन, 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है 1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन तो दिख ही नहीं रहा है 0 और प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं दिख रहा है 0। सो केवल और केवल कितना बचा 1 लोन पेयर। सो एक ही लोन पेयर दिखाई देगा एनिलीन जब आप बनाओगे, ये NH2 के ऊपर एक लोन पेयर। बोलो आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लिख रहा हूँ, हेडिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास 1 वीडियो, पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ पता के जाऊंगा, क्या पता आने वाला JEE मेंस में आपको क्वेश्चन दिख जाए। देखना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले आपको जिक्र करूंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर अपन 2 सेक्शन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ओवरलैपिंग और एक पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा आपसे ओवरलैपिंग की, क्योंकि ओवरलैपिंग ही आपको एक्सप्लेन करके देगा क्या, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेनली मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कैसे ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल की पाई बॉन्ड बनेगा। देखना इधर, मैं आपको बताऊं, ऑर्बिटल 3 तरह के आपको दिखते हैं। एक ऐसा ऑर्बिटल दिखेगा, यह आपके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। एक आपके पास ऑर्बिटल ये दिख रहा है हाफ फिल्ड, और एक ऑर्बिटल ये दिख रहा है वैकेंट ऑर्बिटल। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बोलने जा रहा हूं कि जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग ऑलवेज हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बीच में होगा। लिख रहा हूं कंडीशन कि ओवरलैपिंग ऑलवेज अकर्स
इन बिटवीन क्या लिखेंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा ध्यान से, जब भी ओवरलैपिंग होगा तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बीच में होगा, ना तो इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और ना तो फुल फील्ड ऑर्बिटल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये आपने लिया, ये दूसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद ये क्लॉक और एक एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मींस ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में होंगे बिफोर ओवरलैपिंग, लेकिन आफ्टर ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करता हूं, ये लिख रहा हूं कंडीशन आफ्टर ओवरलैपिंग, तो आपको इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में दिखाई देंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग का मेन पर्पस था स्टेबल होना, सिग्मा बॉन्ड और 5 बॉन्ड बनना। अब इधर देखो, अगर ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल के बीच में तो ओवरलैपिंग से ऑलवेज जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब निश्चित तौर पे मैं आपको बोल सकता हूं कि चाहे हाफ फील्ड ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं, फुल फील्ड और इनकम्प्लीट फील्ड की नहीं, तो बोल रहा हूं कि अगर ओवरलैपिंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल में हुआ तो ओवरलैपिंग होने से ऑलवेज जो बॉन्ड बनेगा वो रिजल्टिंग बॉन्ड कहलाएगा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो बात है कि सर स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किस चीज पे डिपेंड करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये आपका डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, क्या पता है आपको इसका मीनिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का? जरा देखो आप, ये हुआ ओवरलैपिंग, ये हुआ ओवरलैपिंग, ये हुआ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। चांस ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? सो दो बातें बोल रहा हूं कंडीशन की स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड कर रहा है। अब बात है कि सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब भी ओवरलैपिंग होगा, बोल रहा हूं कंडीशन की जब भी ओवरलैपिंग होगा, मॉलिक्यूलर एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मस्ट बी सेम। सो लिख सकते हैं कंडीशन कि इन ओवरलैपिंग, जब आप ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो उस कंडीशन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये मस्ट बी सेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सोच रहे हैं इसका मीनिंग क्या है सर। जैसे अगर ये पी एक्स ऑर्बिटल है मान लो, और ये दूसरा पी एक्स ऑर्बिटल है, तो ये ओवरलैप तभी करेंगे जब पी एक्स और पी एक्स होंगे, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या दिख रहा है आपको, सेम। ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है कि ये पी एक्स हो और ये कंडीशन आपको दिख रहा है पी वाई हो, ये दोनों ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाए, सब बिल्कुल नहीं हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रहे कंडीशन कि जब भी ओवरलैपिंग होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होगा वो ऑलवेज सेम। मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि पी एक्स जो है वो पी एक्स के साथ कंबाइन करेगा, ये पी वाई जो है वो पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा, पी जेड जो है वो पी जेड के साथ ओवरलैप करेगा। लेकिन ध्यान रहे पी एक्स पी वाई के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, पी वाई पी जेड के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंडीशन है कि सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं आपको बात करूं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दो चीज़ों पे जनरली डिपेंड करता है। बोल रहा हूं दो चीज़ों पे जनरली डिपेंड करेगा, एक नेचर ऑफ ऑर्बिटल और एक नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। बोल रहा हूं कंडीशन कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करता हूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जनरली दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक बोल रहा हूं कंडीशन नेचर ऑफ क्या, ऑर्बिटल, और एक बोल रहा हूं नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। इन दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता दिखाई देगा। बोलो क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अगर आप नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हो, नेचर ऑफ ऑर्बिटल में क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देखना। जैसे मैं आपके पास में बात करूं एस, पी और डी और एफ ऑर्बिटल की बात करूं, आपको पता है एस का सिर्फ स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल में कोई पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड एक्सिस को आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ये कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। अगर आप पी की बात करोगे, पी में पी एक्स पी वाई पी जेड होता था ऑर्बिटल, तो ये कैसा होगा, डायरेक्शनल होगा। डी और एफ भी कैसे होंगे, डायरेक्शनल। सो ध्यान रहे कंडीशन, दो तरह का ऑर्बिटल है, एक नॉन डायरेक्शनल और एक क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्शनल। अगर नॉन डायरेक्शनल होंगे तो उनके ओवरलैपिंग के चांस कम होंगे, लेकिन डायरेक्शनल ऑर्बिटल ऑलवेज ज़्यादा ओवरलैप करेंगे। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ज़्यादा, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा। राइट? अब सुनिएगा ध्यान से, दूसरा बोल रहा हूं नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब ये है
जैसे एक ओवरलैपिंग आपको ऐसा दिखा रहा हूं, ये ओवरलैपिंग दिखा रहा हूं, ये ओवरलैपिंग, और एक ओवरलैपिंग आपको ये दिखा रहा हूं, ये ओवरलैपिंग है। तो यहां दोनों ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं। अगर एक्सिस के अलोंग करेंगे दोनों तो ये कहलाएंगे एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एंड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर है? और जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो ऑलवेज जो बॉन्ड बनता है ये कहलाता है क्या? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक्सिस के अलोंग ना हो, एक्सियल ना हो, ये लेटरल ओवरलैपिंग अगर होगा तो ये कंडीशन कहलाता है कोलैटरल ओवरलैपिंग। और अगर कोलैटरल होगा तो कोलैटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो ऑलवेज बनता है क्या? पाई बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर? इसका मतलब मैं आपको अगर बात करूं तो जनरली ओवरलैपिंग के कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आपको दिखेगा। कैसे कैसे ओवरलैपिंग दिखेगा? टू टाइप्स ये मैं बता रहा हूं, एक सिग्मा ओवरलैपिंग और दूसरा पाई ओवरलैपिंग। अगर मैं सिग्मा ओवरलैपिंग की बात करूं तो सिग्मा ओवरलैपिंग का एक और नाम दिया जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग, जैसा अभी मैं बता रहा था, या इसी को बोलेंगे हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग दिखेगा। क्लियर है? और ये पाई ओवरलैपिंग है। पाई ओवरलैपिंग इस तरह से ऑर्बिटल हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, इनको कोलैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं या साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? साइड वाइज ओवरलैपिंग। मैं एक एक करके दोनों का जिक्र करूंगा और बिल्कुल डीप तक कॉन्सेप्ट जाऊंगा लेके। अभी तो ये सरफेस बातें कर रहा हूं, आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका। देख रहा हूं आपके पास फर्स्ट कंडीशन सिग्मा ओवरलैपिंग, यह है सिग्मा ओवरलैपिंग, जिसको मैं बोल रहा था अभी हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, एंड ऑन ओवरलैपिंग भी इसको बोलते हैं। अगर आप सिग्मा ओवरलैपिंग की बात करोगे, जैसे मैं आपके पास लिख रहा हूं एक ऑर्बिटल है, दो लोब है, इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड प्रेजेंट है, ये आपके पास विदाउट इलेक्ट्रॉन लोब। दूसरा आपके पास लिख रहा हूं ये ऑर्बिटल है, ये है लोब, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहां क्या बोल रहा हूं देखो, अगर ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद आपको इस तरह का कंडीशन बनेगा। ये आपके पास कंडीशन जो बनेगा वो ऐसा कंडीशन आपके पास आएगा। जरा देखना ध्यान से क्या बोल रहा हूं कि जब भी ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये इस तरह का कंडीशन बनेंगे, ये प्लस और ये प्लस। प्लस प्लस मतलब जहां इलेक्ट्रॉन है ये दोनों आपस में क्या किए? ओवरलैप किए। और ओवरलैप करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? तो एग्जैक्टली क्या कंडीशन बनेगा देखो, यहां से एक बात और है, क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप इसको देखोगे गौर से तो ये जो आपके पास बना स्ट्रक्चर ये आपको सिलेंडर की तरह दिखाई देगा। इसलिए बोलते हैं हम लोग कि सिग्मा बॉन्ड का जो शेप होता है वो कैसा दिखता है? आपके पास सिलेंड्रिकल शेप दिखता है। कैसा बोल रहा हूं? सिलेंड्रिकल शेप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में। अब अगर यहां सिलेंड्रिकल शेप होगा तो आपने देखा होगा सिलेंडर को आप इजीली रोटेट कर देते हो, यूं ही रोल रोल करते हो ना। इसका मतलब इसका फ्री रोटेशन पॉसिबल है। अगर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा, तो आप बोल सकते हैं कंडीशन कि फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल। अबाउट क्या बोल रहे हो? ये अलोंग सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है ना। फ्री रोटेशन अलोंग क्या लिख रहा हूं? सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल। ठीक है, राइट। अब अगर फ्री रोटेशन इजीली हो रहा है, बोल रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड में ये आपका सिलेंड्रिकल शेप बना, ये सिलेंडर को आप फ्रीली यहां से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है? अब अगर इधर देखो, ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिख रहा है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये एक्सिस के इलेक्ट्रॉन, एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़े हुए हैं। तो आपके लिए बहुत विशेष बात बता रहा हूं कि जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जो हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट रहेंगे। बोलो क्लियर है? या मेरी भाषा में आप बोल सकते हो कि इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द, क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है उसी के अलोंग में आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा। बोलो क्लियर है? सो हम लिख सकते हैं कंडीशन कि इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज, क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द, क्या लिखोगे? बोलो अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। बोलो क्लियर है? मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग में आपको दिखाई देगा ये सिग्मा बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहां से एक बात और है, जैसे मैं इस तरह का कंडीशन बना रहा हूं आपके पास, देखो जरा ध्यान से, ये आपके पास है, ठीक है, और ये लिख रहा हूं आपके पास, ये है एक्सिस, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस, और मैं यहां से ये दिखा रहा हूं कंडीशन आपके पास इस तरह का, ये कंडीशन है आपके पास। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये आपका न्यूक्लियर एक्सिस दिख रहा है, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर एक्सिस है। तो न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग में आपको जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा सिलेंड्रिकल शेप,
तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होंगे। ये न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। और अगर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन है तो जो इसका परपेंडिकुलर, ये आपका न्यूक्लियर एक्सिस दिख रहा है, इधर जो बाहर निकला हुआ है ना ये येलो कलर का, ये आपका बाहर निकला हुआ है, और ये इसका परपेंडिकुलर एक्सिस दिखाई दे रहा है ये ऊपर में ब्लू कलर का। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ब्लू कलर का जो दिख रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो। इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो। इसका मतलब ये कहलाएगा नोडल प्लेन। क्या कहलाएगा, नोडल प्लेन। सो आप ऐसा बोल सकते हो कंडीशन कि इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, अलोंग द मॉलिकुलर एक्सिस प्रेजेंट है, इसलिए नोडल प्लेन ऑलवेज जो बनेगा वो परपेंडिकुलर बनेगा इसके। देखो ये मॉलिकुलर प्लेन और ये इसका परपेंडिकुलर, बोलो क्लियर है। तो ध्यान रहे कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो उस टाइम जो मॉलिकुलर नोडल प्लेन बनेगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मॉलिकुलर एक्सिस, क्लियर, राइट। अब देखो इधर क्या बोल रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कंडीशन की नोडल प्लेन ऑलवेज फॉर्म्ड, क्या लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर टू द मॉलिकुलर एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलर टू द मॉलिकुलर एक्सिस, राइट। ये तो सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनेगा इस पे जिक्र करता हूं जरा। जैसे मैं फर्स्ट कंडीशन आपके पास बोल रहा हूं एसएस ओवरलैपिंग, क्या बोल रहा हूं, एसएस ओवरलैपिंग। अगर आप एसएस ओवरलैपिंग की बात करते हो मतलब एस एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं इस तरह का कंडीशन, एक ऑर्बिटल ये है और एक एस का हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये है। माय डियर फ्रेंड्स आपको पता है एस में आप एक्स वाई जेड एक्सिस को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, कोई भी एक्सिस हो सकता है। तो यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर आप एक्स ले लो या वाई ले लो या जेड ले लो, कोई भी ले लो, ये जब भी बनेंगे तो एक्सिस के अलोंग ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस को डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब ऑलवेज ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। सो आप बोल सकते हो कंडीशन की एसएस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो रिजल्टिंग बॉन्ड क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है। चाहे मॉलिकुलर एक्सिस एक्स हो, वाई हो, जेड हो, डजंट मैटर, क्योंकि आप स्फेरिकल शेप में एक्सिस को डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। नाउ जैसे H2 लिखते हैं आप हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन H2 1s1 देखिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना दोनों, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड, ये कहलाएगा क्या, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपको बोल रहा हूं sp ओवरलैपिंग, क्या बोल रहा हूं, sp ओवरलैपिंग। क्या है sp ओवरलैपिंग, जरा समझो आप ध्यान से। जैसे ये लिख रहा हूं H और ये लिख रहा हूं फ्लोरीन। हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे 1s1 और फ्लोरीन 1s2 2s2 और ये लिखेंगे आप 2p क्या 5। माय डियर फ्रेंड्स 2p5, p में 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, एक अनपेयर दिख रहा है आपके पास, ठीक है। s का शेप अगर आप देखेंगे स्फेरिकल शेप है, एक इलेक्ट्रॉन। p का शेप अगर आप देखेंगे डंबेल शेप है, ये डंबेल शेप है, आपके पास एक दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, राइट। और आपके पास px py pz जो आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपके पास दो ऑर्बिटल, ये कैसा दिख रहा है, फुलफिल, और ये दिख रहा है हाफ फिल। फुलफिल वाला कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो जब भी ये हाफ फिल आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये ऑलवेज बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा ये, सिग्मा बॉन्ड। मतलब sp ओवरलैपिंग जब भी होगा, बोल रहा हूं कि sp ओवरलैपिंग जब भी होगा, इस तरह का केस आपके पास बनता दिखेगा, ये ओवरलैप किया और ये क्लॉकवाइज और ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बोला था ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में होंगे ताकि नेट स्पिन मिनिमम हो सके, मैक्सिमम स्टेबल हो सके, बोलो क्लियर है। अब यहां पे देखो क्या है, ये आपको मान लो कि मैंने एक्सिस लिया, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, मान रहा हूं कंडीशन ये px है। यहां तो एक्स और वाई का कोई लफड़ा ही नहीं है, स्फेरिकल शेप है। लिख रहा हूं कि मॉलिकुलर एक्सिस जो मान रहा हूं वो एक्स एक्सिस मान रहा हूं, मॉलिकुलर एक्सिस मतलब जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है इस हाफ फील्ड ऑर्बिटल में वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस अगर होगा तब तो ये px के साथ ही कंबाइन करेगा। अगर आप ऐसा ले रहे हैं s, यहां तो s x y z तो सब तो सेम है, लेकिन अगर आप इसको ले रहे हो और मॉलिकुलर एक्सिस आपने ये माना py और मॉलिकुलर एक्सिस px, क्लियर है। तो यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आप सोच रहे हैं सर क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑर्बिटल में होना चाहिए वो ऑलवेज अलोंग द सेम एक्सिस होना चाहिए, अलोंग द मॉलिकुलर एक्सिस होना चाहिए, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए, बोलो क्लियर है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने एक्स माना है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, अदरवाइज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप एस ले रहे हो ये और ये पीजेड का कंडीशन ले रहे हो, मान लो इसको पीजेड मान रहे हो, और आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या माना था एक्स, जहां इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट होना था सिग्मा बॉन्ड होने के लिए, बोलो क्लियर है। तो मैंने अभी बोला माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा,
इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए था, मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए था, पर यहाँ जेड में है। अगर जेड में हुआ तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। एकदम दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए आप। क्लियर है? अब एक और बात, अगर मैं पीपी ओवरलैपिंग की बात करता हूँ, ये कंडीशन आपको बहुत जगह दिखाई देगा, HF, HBr, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास बोल रहा हूं पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। आप जरा देखो ध्यान से, अगर पीपी ओवरलैपिंग की बात करोगे आप, तो जैसे मैं आपके पास लिख रहा हूं कंडीशन, आपके पास इस तरह का केस है, कार्बन है मान लो, कार्बन की बात करेंगे आप तो 1:2:2 2p2 दिखेगा आपके, या मान लो ऑक्सीजन की बात करते हैं, या मान लो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन आप देखोगे तो 1:2:2 और आपको दिखाई देगा कंडीशन क्या, 2p4। यहां भी नेक्स्ट ऑक्सीजन लीजिए 1:2:2 और ये दिखेगा आपके पास 2p4, राइट माय डियर फ्रेंड्स। p4 अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, एक फुल फील्ड और दो कैसा दिखेगा, पी के ऑर्बिटल, हाफ फील्ड, आपके पास इस तरह का केस आएगा। यह आपके पास है पी के ऑर्बिटल, यह है पी के ऑर्बिटल, एक मान लो फुल फील्ड दिख रहा है आपके पास, कोई भी एक ऑर्बिटल को आपने ये फुल फील्ड ले लिया, मान लो ये लिख रहा हूं, मान लो पीजेड या px, क्लियर है। और ये दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये दो हाफ फील्ड है, जरा समझिएगा ध्यान से। अगर ऐसा कंडीशन हुआ और यहां दूसरा लिख रहा हूं कंडीशन, ये तो एक ऑक्सीजन है, यहां दूसरा ऑक्सीजन लेंगे, सेम कंडीशन 2p4, ये आपके पास 2p4 का कंडीशन बनेगा, ये है 2p4, एक आपके पास दिखाई देगा ये फुल ऑर्बिटल और ये दोनों दिखाई देंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं, क्लियर है। अब मान रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये py है, ये भी py है मान लो इसमें भी, और मॉलिक्यूलर एक्सिस जो है ये है भी क्या है, वाई एक्सिस मानो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ऑलवेज माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रहे कि अगर इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है तो जो ये रिजल्टिंग बॉन्ड बनेगा ये कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। लेकिन यहां ये px है, एक्स एक्सिस py है, py एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अलोंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अलोंग द एक्सिस हुआ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को देखो, ये अलोंग द एक्सिस नहीं दिख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस हमारा ये है, ये एक्सिस हमारा है, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ये है, दिख रहे हैं आप, ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर प्रेजेंट हुआ तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग का ऑलवेज रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अभी जिक्र करूंगा, बोलो क्लियर है। मिला जुला के आपको क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं ये समझ में आया कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑलवेज होगा, ऑलवेज। तो इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट ऑलवेज कहाँ होना चाहिए, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग। अगर हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स को एज्यूम किया तो निश्चित तौर पे दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग हो सकता है और सिग्मा बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता, क्लियर है। आए समझ में? देखिए इधर ध्यान से, अगर मैं ऐसा कंडीशन लिखता हूं, मान लीजिए ये लिख रहा हूं px और ये लिख रहा हूं px, ये हमने लिया px और ये दूसरा px, और मॉलिक्यूलर एक्सिस भी हमने x माना, एक्स एक्सिस को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। अगर अलोंग प्रेजेंट हुआ माय डियर फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होने जा रहा है उससे जो बॉन्ड बनेगा वो ऑलवेज क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, राइट। लेकिन कंडीशन ऐसा बनता है, हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम है, एक्स एक्सिस है, लेकिन मैं अगर px और py ले लेता हूं, ये कंडीशन है, ये है मान लो px और ये कंडीशन हमने मान लिया इसको py, क्लियर है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने क्या माना था, एक्स एक्सिस। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ दोनों ऑर्बिटल के जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं है। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं होंगे तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, क्लियर है। या मैं लिख रहा हूँ ऐसा कंडीशन है, मान लो ये लिख रहा हूँ कंडीशन px और ये लिख रहा हूँ pz, ये आपके पास px है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये pz का इलेक्ट्रॉन है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने क्या माना, एक्स एक्सिस माना। अगर ऐसा होगा माय डियर फ्रेंड्स तो ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस जो होना चाहिए था वो एक्सिस के अलोंग होना चाहिए था, मतलब एक्स एक्सिस में, लेकिन यहाँ एक्स तो है लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, जेड, दोनों एक्सिस के अलोंग नहीं दिख रहा है। अगर दोनों ऑर्बिटल के हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अलोंग ना दिखाई दे, मॉलिक्यूलर एक्सिस में ना दिखाई दे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ना दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि सिग्मा बॉन्ड तो 110% नहीं बनने जा रहा है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा ये सिग्मा बॉन्ड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अभी तक समझ में आ गया, थोड़ा सा धैर्य और रखिए, थोड़ी देर बाद पाई बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने शेयर का बटन नहीं दबाया होगा तो जल्दी दबा दीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरा ये वीडियो। जनरली लोग क्या करते हैं,
मैं बहुत सारे टीचर का देखा यूट्यूब, शॉर्ट टर्म डालते हैं, अपनी चीज़ों को छुपाते हैं पढ़ाने में। मैं आपको दिल खोल के पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बेहिचक पढ़िए। कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, चार्जेबल नहीं है, नॉन चार्जेबल है। रिलैक्स होके पढ़ते जाइए, बस डबल एस का ध्यान रखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब। सेकंड लिख रहा हूं आपके पास पाई ओवरलैपिंग, यह है पाई ओवरलैपिंग। अगर आप पाई ओवरलैपिंग की बात करोगे तो पाई ओवरलैपिंग में क्या केस बनेगा, इसका एक और नाम दिया जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, या इसको बोलते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग। देखना आप क्या कंडीशन है। जैसे आपके पास लिख रहा हूं एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये लिख रहा हूं प्लस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन इस लॉब में प्रेजेंट है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। अगर आप इसको देखते हो, ये अगर ओवरलैप करेंगे तो प्लस प्लस के साथ जो इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड वाले ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे, इस तरह का कंडीशन बनेगा। और ये माइनस माइनस के साथ ये ओवरलैप करेंगे। मैं मान रहा हूं ये हमारा मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो आप जरा देखो, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है और इधर इलेक्ट्रॉन और इधर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपके पास। मॉलिक्यूलर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। तो जब भी ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, बोल रहा हूं जब भी ये कोलैटरल या साइड वाइज या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, ऑलवेज जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड कहलाएगा क्या, पाई बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड। और जब भी पाई बॉन्ड बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। दिख रहा है ना, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है आपका, यहाँ पे किसी तरह का कोई पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। आप जरा गौर से देखो जो मैं बोल रहा हूँ कंडीशन ये है आपके पास। क्या इस मॉलिक्यूलर एक्सिस में कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग, क्या बोलेंगे, बोलो, अलोंग मॉलिक्यूलर एक्सिस। क्लियर है, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग में पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब माय डियर फ्रेंड्स, दिमाग में आएगा सर क्या किया जाए। जरा आप सोचो, इसी डायग्राम को थोड़ा सा रफली बनाओ। जैसे मैं ये लिख रहा हूं कंडीशन आपके पास, कोशिश करना आप ही मेरे जैसा डायग्राम बनाना। वैसे तो मैं आदमी कलाकार हूं तो अच्छा बनाता हूं, कलाकार से जाता हूं तो कलाकार बना, तो समझा करो। ये लिख रहा हूं कंडीशन, देखना ध्यान से। ये आपके पास मान रहा हूं मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये है मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है। ये लिख रहा हूं कंडीशन मॉलिक्यूलर एक्सिस। मैंने क्या बोला आपको कि जब भी पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड में मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉन जो दिखेगा वो यहां दिखेगा, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये है मॉलिक्यूलर एक्सिस और यहां इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ये इस तरह का केस है, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस जो बाहर निकला येलो वाला और इधर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है। तो ये देखो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है या परपेंडिकुलर। तो ध्यान रहे कंडीशन कि जब भी पाई बॉन्ड बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख रहा हूं कंडीशन, पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखोगे, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। परपेंडिकुलर टू द क्या लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुनो, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मॉलिक्यूलर एक्सिस पे, ऊपर नीचे दिख रहा है आपके पास। यहां भी एक इलिप्टिकल शेप दिख रहा है, ये भी इलिप्टिकल, इसलिए इसका जो शेप बनता है ना ये डायइलिप्टिकल। क्या बोल रहा हूं, डायइलिप्टिकल शेप। क्लियर है, दो अंडे की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। वहां पे सिलेंड्रिकल था, इजीली रोटेट कर रहे थे, यहां पे सिलेंड्रिकल नहीं है, इसका फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सिग्मा पाई बॉन्ड का आपको डिफरेंस भी आइडिया आ रहा होगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। अब यहां पे क्या बता रहा हूं, जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे देखो ये है px मान लो और ये px है, दो ऑर्बिटल हमने लिया। यहां तीन पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं, समझना तीनों पॉसिबिलिटी क्या बोल रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कंडीशन कि अगर ऐसा मानता हूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, ये है हमारा मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रॉन px में भी जो है ये px है और ये आपके पास px है और न्यूक्लियर एक्सिस भी x है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस है। और अलोंग द एक्सिस अगर होगा तो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, राइट। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर एक्सिस वाई एक्सिस मानता हूं, ये है मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन किधर है, एक्स में है। तो माय डियर फ्रेंड्स जरा आप गौर से देखो
क्या मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन दिख रहा है या परपेंडिकुलर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन? ये मॉलिक्यूलर एक्सिस, इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इधर है, और मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है, देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है ना। तो अगर परपेंडिकुलर दिखेगा, मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो रिजल्टिंग बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, राइट। ऐसे ही अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस में जेड एक्सिस ले लूँ, जेड एक्सिस की भी अगर बात करोगे आप, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ किस में दिख रहा है? इन दोनों में, एक्स एक्सिस क्या लूँ, और मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है, तो एक्स और जेड दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है, और परपेंडिकुलर एक्सिस अगर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस होगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो रिजल्टिंग बॉन्ड क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर है? सिमिलर कंडीशन बता रहा हूं, मान लो ऐसा लिख दे रहा हूं, पी वाई और पी वाई, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहां पे है? वाई एक्सिस में है। ऐसा लिख रहा हूं कंडीशन, मान रहा हूं कंडीशन इसको कि ये वाई एक्सिस है, ये है पी वाई जहां इलेक्ट्रॉन है, और ये पी वाई जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहां भी तीन संभावना है कि सर अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस वाई एक्सिस माना जाए, मान लो ना, अगर आपने वाई एक्सिस माना, इलेक्ट्रॉन भी वाई एक्सिस में प्रेजेंट है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी वाई है, सेम दिख रहा है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी वाई, और पाई पी के इलेक्ट्रॉन भी जो दिख रहे हैं, ये पी वाई के इलेक्ट्रॉन भी सेम है। मतलब ऐसा कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एक्सिस दिख रहा है, एक्सिस वाई है और इलेक्ट्रॉन भी वाई में है। अगर अलोंग द एक्सिस होगा, बॉन्ड ऑलवेज कौन सा बनेगा? बोलो जल्दी बोलो, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बोलो क्लियर है? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लें, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस ले लिया और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो दिख रहा है वो यहाँ वाई एक्सिस में दिख रहा है, परपेंडिकुलर है दोनों, और परपेंडिकुलर जब भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो जो रिजल्टिंग बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? पाई बॉन्ड। ऐसे अगर आप जेड एक्सिस को मानते हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, पी वाई में, तो पी वाई और पी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो दिख रहा है, और जहां इलेक्ट्रॉन आपको पी वाई में, ये दोनों को देखो गौर से, पी वाई और पी जेड दोनों परपेंडिकुलर है, और अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन परपेंडिकुलर मॉलिक्यूलर एक्सिस के होगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मैं जेई की बात करूं, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो, अगर मैं मेडिकल की बात करूं, चाहे वो नीट हो चाहे एम्स हो, ये वीडियो आपको इतना हेल्प करेगा कि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते टाइम हमेशा मुझे याद रखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट कीजिएगा, और उनको बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है। और रिजल्ट के बाद अगर 10 से 20 बच्चा भी कमेंट करके मुझे ये बताया कि सर आपका बनाया हुआ वीडियो बहुत फ्रूटफुल हुआ, मैं सोचूंगा मेरा पढ़ाना सफल हो गया। आप मुझे ऐसे देखते रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए, मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर सब्सक्राइब फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे आप, तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।